Welcome to your chemistry class. This is your teacher Poonam Verma and we are going through our chapter Solutions. Previous lectures में हमने देखा है methods to express the concentration terms of the solutions. आज हम उन्हीं concentration terms को एक बार rearrange करेंगे और देखेंगे कि इन concentration terms का आपस में क्या relation है. उसके बाद हम कुछ numerical problems solve करेंगे. बात करते हैं सबसे पहले molarity की. Molarity is the number of moles of solute dissolved in a liter of solution. ये बात तो आपको याद हो गई. उसके बाद normality. Normality is the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of the solution. दोनों लगभग एक जैसी बात है. अब दोनों को आपस में कोरिलेट अगर करना हो तो हम कैसे कोरिलेट करेंगे? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम आसानी से नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर पाए? आइए देखते हैं. सबसे पहले मोलैरिटी को हम कैसे लिखते हैं? मोलैरिटी is indicated by capital M is equals to number of moles of solute मोलैरिटी की का जरूरत हम लोग को आगे चैप्टर में बहुत दफा पढ़ने वाला है, इसलिए इसको समझना जरूरी है. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. चूंकि हमको इस फॉर्मूले को बार बार यूज करना है तो हम इसको सिंबलाइज कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉल्यूट के लिए हमने तय किया हुआ है कि हम a सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे. नाउ वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं. चूंकि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इसलिए सबस्क्रिप्ट में सॉल्यूशन लिख देते हैं. यूनिट लीटर रहेगा इसका. हमने आपको बताया है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज W/M, where W is weight of the substance given in your question and M is the molar weight. Na के बदले हम लिख सकते हैं WA/Ma into V solution in liters. Okay, getting my point? Now ऐसे ही हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी को. नॉर्मेलिटी कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं. इट इज नंबर ऑफ gram equivalents of solute present in a liter of solution, that means divided by volume of solution in liters. Number of gram equivalents कैसे निकलेगा? वो भी W/M पे ही निकलेगा. M की जगह पे होगा मोलर मास की जगह पे होगा अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट. और इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हमको पता है. हम अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए इक्विवेलेंट वेट अलग अलग तरीके से निकालते हैं. बात करेंगे एसिड के लिए. फॉर एन एसिड normality equals to number of gram equivalents of the solute. Number of gram equivalents of the solute equals to weight of the solute by equivalent weight into volume of solution in liters. WE को वैसे ही रहने देते हैं. इक्विवेलेंट वेट पता है हमें एसिड के लिए होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी. मॉलिक्यूलर वेट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, दैट विल बिकम बेसिसिटी into this volume of the solution, the solution in liter. ये बात हो रही है एसिड के लिए. देखिए मोलैरिटी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, नॉर्मेलिटी के लिए भी फॉर्मूला हमने लिखा. अगर दोनों फॉर्मूले को हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे this much of thing is present over here. That means normality of an acid is equals to, this is your molarity into basicity. Okay?
नॉर्मल लाइन एंड लेंथ पे अगर हम कंक्लूड करेंगे अपनी बात को, सॉरी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी फॉर एसिड्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। सिमिलर लाइन एंड लेंथ पे वर्क करेंगे तो नॉर्मेलिटी फॉर अ बेस क्या मिल सकता है हमको, दैट विल मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। Similarly, normality for a salt will be equals to molarity into valency of positive metal ion। आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वहां जाइए, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। Normality of oxidizing agent or reducing agent will be equals to molarity into number of electrons gained or lost। तो ये बात हो गई, ये रिलेशनशिप हो गया हमारे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। ये रिलेशनशिप कई दफा हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दरमियान। अब बात करते हैं कि हमने कितने मेथड्स देखे हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपेयर करके देखते हैं कि सब में क्या रिलेशन है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, जैसे कि मोलैरिटी, जबकि कुछ टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेंगे। कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे? वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे, और जिनमें वॉल्यूम नहीं इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेंगे। तो हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स को दो कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। एक कह सकते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से होंगे? सबसे पहले हमने इसमें बात करेंगे W बाय V%। हमने देखा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा टर्म इसमें आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए सब जगह वॉल्यूम आ रहा है। तीसरा टर्म आएगा पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में भी, पार्ट पर मिलियन को भी हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें पहला W by V, दूसरा V by V। दैट मीन्स जहाँ पे वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है वह, और वॉल्यूम किसमें इन्वॉल्व होता है? यस, दैट इज मोलैरिटी। और किसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है? वेरी गुड, दैट इज नॉर्मेलिटी। कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन से होंगे भाई? वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स जिनमें वॉल्यूम नहीं आता है। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम ही तो वेरी करता है, मास या वेट तो नहीं वेरी करेगा, सिर्फ वॉल्यूम वेरी करेगा। अगर चीजें ठंडी होंगी तो वो सिकुड़ेंगी, दैट मीन्स उनका वॉल्यूम कम होगा, गर्म होंगी तो चीजें फैलेंगी। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स वैसे टर्म्स हो जाएंगे जिनमें वॉल्यूम का कहीं कोई लेना देना नहीं। परसेंट के रूप में बात करें हम लोग तो हमने सबसे पहले सीखा था W by W%, में वॉल्यूम का ही नहीं आता है। ठीक है, सही। ppm को देख लेंगे हम। अगर ppm एक्सप्रेस है हमारा W by W में, नॉट विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हमने बात की थी मोलैलिटी की।
मोलैलिटी जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m से, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है और ये इसको हम लोग बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं इसी चैप्टर को जब हम कंटिन्यू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ, तब हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं मोलैलिटी को। आते जाएगा चैप्टर में ये टर्म्स आते जाएंगे और हम लोग इसको डील करते जाएंगे। और हमने कंसंट्रेशन टर्म डील किया है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। क्या ध्यान रखना है, जहां पे भी वॉल्यूम है वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, जहां पे वॉल्यूम नहीं है वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम नहीं है तो क्या है, मास, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। अगर मान लीजिए इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हमको इनमें कन्वर्ट करना हो, क्वेश्चन में आपके पास मोलैलिटी दिया हो और आपसे मोलैलिटी पूछा जाए, वॉल्यूम दिया है, मास के टर्म्स में पूछा जा रहा है, वॉल्यूम को मास के साथ रिलेट करने के लिए हमारे पास एक और फैक्टर का होना जरूरी है और उस फैक्टर को हम कहते हैं डेंसिटी। तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो हमको एक टर्म चाहिए होगा, दैट विल बी डेंसिटी। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इन बातों की चर्चा हम करते रहेंगे। देखिए, जब हम लैब में काम करते हैं तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया हुआ होता है जिसकी मोलैलिटी पता होती है हमें, वॉल्यूम तो हम नाप सकते हैं, उससे हमको दूसरा सॉल्यूशन बनाना होता है। अगर हमने उसको डाइल्यूट किया तो उसका मोलैलिटी कन्वर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। दिया गया सॉल्यूशन का मोलैलिटी और वॉल्यूम अगर हमको पता है, नया सॉल्यूशन जो हमने बनाया उसकी मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे तुरंत, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मोलैलिटी फॉर्मूला, जिससे आप क्लास 11 में गो थ्रू हैं। आजकल 9th के बच्चे भी इस फॉर्मूला को जानते हैं, दैट इज m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। अब ये पता होना चाहिए कि m1 m2 क्या है, तो वेयर m1 इज molarity of given solution, that means जिस solution को हमने पहले लिया m2 molarity of new solution, जो हमने नया solution बनाया हो, ठीक ऐसे ही v1 equals to volume of given solution और v2 equals to volume of new solution। अगर एक सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है जिसका मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें पता है, नया जो सॉल्यूशन बना उसके लिए मोलैरिटी अगर हमको निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही इसको इम्प्लीमेंट करके हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हो, एक की मोलैरिटी m1 दूसरे की मोलैरिटी m2, एक का वॉल्यूम v1 दूसरे का वॉल्यूम v2, दोनों को हमने मिला दिया तो तीसरा सॉल्यूशन तैयार होगा। अब तीसरे सॉल्यूशन का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, रिलेशन ऑफ molarities when two solutions are mixed m1v1 plus m2v2 is equals to m3 and m3 का वॉल्यूम क्या होगा, that will be v1 plus v2। जितना वॉल्यूम हम पहले सॉल्यूशन का लिए और दूसरे सॉल्यूशन का लिए, दोनों को मिलाया तो नया जो सॉल्यूशन होगा दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे, that will be our नया सॉल्यूशन। therefore m3 या इसको हम सिंपल m लिखते हैं, हमारा नया सॉल्यूशन है, m will be equals to m1v1 plus m2v2 divided by v1 plus v2। ये कुछ फॉर्मूला है जिन पे बेस्ड हम लोग आगे काम करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का
in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। मतलब क्या है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है उसमें 30 ग्राम बेंजीन खुला हुआ है। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को आपस में मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें से 30 ग्राम बेंजीन है और 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। मास बाय मास परसेंटेज का यही मतलब है, ये हमने पहले सीखा हुआ। देखा जाए मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 30 ग्राम। आपको पता है बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? जल्दी से कैलकुलेट करिए। बेंजीन मतलब C6H6, 6 into 12 plus 6 into 1, कैलकुलेट करके देखिए, इट विल बिकम 78। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? C6H6 W by M, W 30, M 78, इसको ग्राम लिखेंगे, दिस इज ग्राम पर मोल। यूनिट हमारा करने के बाद मोल आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करिए फटाफट। वेरी गुड, दिस विल बिकम 0.385 मोल। ओके, सिमिलरली मास ऑफ CCl4 पता है आपको कितना है? 70 ग्राम। क्योंकि दोनों को मिला दिया जाए सॉल्यूशन 100 ग्राम होना चाहिए। मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जल्दी बताइए, कैलकुलेट करके देखिए। दिस विल बी 154 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करके देखिए, ये इतना ही आएगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 अगर हम निकालेंगे, दैट विल बिकम 70 by 154। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 454। ऐसा करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से बना करके देखिए कि आंसर क्या आता है, और उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए कि आंसर एक्चुअली क्या आया है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ। ऑब्वियसली हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल x से। बेंजीन के लिए लिखेंगे C6H6। इट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, दैट इज 0.385 डिवाइडेड बाय दोनों का नंबर ऑफ मोल्स। दैट मीन्स इनको जोड़ लिया जाए, 385 प्लस 0.454। कैलकुलेट करके देखेंगे, ये आएगा 0.459। This is the mole fraction of benzene when 30% of benzene is dissolved in carbon tetrachloride. Okay, now coming to next question। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन दिया गया है जिसके लिए आपको मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास ये कंपाउंड है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का कंपाउंड है और कोबाल्ट का एटॉमिक वेट होता है 58.93। फटाफट से कैलकुलेशन शुरू करिए। मोलर मास ऑफ द सॉल्ट is equals to 58.93
93 into 2 into 14 plus 2 into 16 प्लस H2O के लिए हम एक साथ 18 लिख देते हैं into 18. Go through your calculations. Yes, this will be 290.93. Molar mass of this salt is this. Molar mass पता है, weight given है हमारे पास, तो number of moles W by M, that is 30 by 290.93. कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 0.103. Now we have volume also. So molarity equals to number of moles, that is 0.103 divided by volume, that is 4.3. कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 0.024 मोल पर लीटर. Now this is the molarity of your given solution. 30 gram of the salt dissolved to make a solution 4.3 liters. Calculations आपको खुद करके देखना होगा. Now moving to our second question. Second question में क्या किया गया है, 30 ml ऑफ एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलैरिटी भी दिया हुआ है, डाइल्यूट किया गया है. दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज है तो ऑब्वियसली उसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी. हमसे पूछा गया है डायरेक्ट मोलैरिटी. या तो आप इसको लंबे प्रोसेस से बना सकते हैं. सबसे पहले आप इसमें H2SO4 का वेट निकाल सकते हैं, फिर नया मोलैरिटी निकाल सकते हैं, या अभी अभी जो हमने मोलैरिटी फॉर्मूला देखा है हम उस पर भी काम कर सकते हैं. देखिए कैसे. सेकंड के लिए काम करेंगे हम. M1 पता है हमें 0.5 m, V1 भी पता है that is 30 ml. We have to calculate M2 where V2 is given, that is 500 ml. Now we know M1 V1 is equals to M2 V2. M1 0.5 into volume 30 ml is equals to M2 we have to calculate into 500 ml. Now M2 is equals to 0.5 into 30 divided by 500. काटते हैं हम इसको 1 1 and 1 0. The answer will be 0.03 m. That means जो नया सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा उसकी मोलैरिटी घट जाएगी, वो होगा 0.3 m. Clear? Now moving to next question. Our question is calculate the mass of urea required to make 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. मतलब क्या, हमको एक aqueous solution बनाना है, यूरिया को पानी में घोलना है. यूरिया को पानी में इतना घोलना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बने उसकी मोलैरिटी हो 0.25. मतलब 0.25 mole of urea should be dissolved in 1 kg of water. मोलैरिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. तो 0.25 molar solution means 0.25 moles of urea is dissolved in 1 kg of water.
ठीक बात। अब यूरिया क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या, हमको फॉर्मूला पता होगा तभी हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो यूरिया होता है दिस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट खुद से करना है, मैं आपको बताती हूँ। इसका मोलर मास होता है, कैलकुलेट करके आप वेरीफाई कर लेंगे। ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल। नाउ 1 मोल यूरिया का मतलब है 60 ग्राम यूरिया, तो 0.25 मोल यूरिया का क्या मतलब, इतना ही तो डिसॉल्व है ना हमारे सॉल्यूशन में। वेट ऑफ यूरिया डिसॉल्व in solution, that will be equals to 0.25 number of moles into molar mass. That means 15 ग्राम। अब हमारे पास जो तैयार सॉल्यूशन है उसमें 15 ग्राम यूरिया है और 1 kg वाटर है, तो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, 1 kg पानी मतलब 1000 ग्राम पानी जिसमें डिसॉल्व है 15 ग्राम यूरिया, कुल टोटल सॉल्यूशन का वजन हो जाता है 1015 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन will be equals to 1000 plus 15, that will become 1015 ग्राम। ठीक है, अब काम करेंगे। इतना ग्राम सॉल्यूशन में जो यूरिया मौजूद है वो है 15 ग्राम। 1015 ग्राम सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, उसमें यूरिया मौजूद है 15 ग्राम, तो सॉल्यूशन अगर 2.5 kg है तो कितना यूरिया होगा, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड ओनली। 1015 ग्राम सॉल्यूशन है तो यूरिया है उसमें 15 ग्राम, अगर 2.5 kg सॉल्यूशन है तो यूरिया कितना होगा, बचपन से निकालते आए हैं यूनिटरी मेथड से, निकाल लेते हैं। Since 1015 gram of solution contains 15 gram of urea, therefore 2.5 kg means 2500 gram of solution contains 15 into 2500 divided by 1015। कैलकुलेट करने पर हम पाएंगे ये आएगा 36.94 ग्राम ऑफ यूरिया। तो अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है 2.5 मोलर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का वजन है 2.5 kg, तो जो यूरिया रिक्वायर्ड होगा that will be 36.9 gram of urea. That's all for today, friends. Go and continue to solve your numerical problems. If you get any doubt, comment below in the section. अगर लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पसंद आ रहा है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स टू get help and for me also. Thank you very much for watching.